तो ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग इसमें हम लोग मैथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमने अभी तक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी उसमें क्या हुआ, तमाम तरह के रिएक्शन हुए। अब जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास प्योर प्रोडक्ट मिले, टिपिकली साथ में कोई साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी होगा। तो उनको कैसे रिमूव करें ये इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें से काफ़ी चीज़ें हमें पहले से पता हैं, ज़्यादा बताने वाली बात नहीं, जो मोटी मोटी बातें मैं तुमको बता देता हूँ। तो मैंने कहा था कॉमन टेक्निक्स यूज फॉर प्यूरिफिकेशन आर एज फॉलो सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सब्लिमेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए इन्होंने देखो छोटा सा पैराग्राफ दिया। बेसिकली क्या है, कोई ऐसा सॉलिड हो जो सब्लिमेट कर जाता हो। जैसे मान लो हम लोगों ने घरों में देखा है, नेफ्थलीन की बॉल को रखो तो अपने आप वेपर में उड़ जाती है। ड्राई आइस नहीं, अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें ना। ड्राई आइस और अमोनियम क्लोराइड तो हम लोग 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे सब तरह की चीज़ों में है। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सॉलिड से लिक्विड से गैस जाती होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाती है। जैसे हमने डे टू डे लाइफ में बताया कि नेफ्थलीन की बॉल देखो तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में उड़ जाती है। ठीक है, तो जैसे डिस्टिलेशन करते थे वैसे ही सॉलिड मिक्सचर को हीट करेंगे, उसमें से जो सब्लिमेट करने वाली होगी वो एवोपरेट होकर के, मतलब सब्लिमेट करके, सॉरी एवोपरेट गलत वर्ड है, एवोपरेट करके, और उसके बाद ये इस तरीके से करते थे ना कि एक पेट्री डिश में रख करके इसको नीचे से हीट करते हैं और ऊपर एक उल्टी करके फनल रख देते हैं जिसके ऊपर कॉटन ट्यूब लगा करके बंद कर देते हैं। तो यहां पर जा करके कलेक्शन हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन और उसके बाद फिर डिपोजिशन दोनों हो जाएगा। अब दूसरी बात करें क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, लेकिन अब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की नज़र से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन में मान लो मेरे पास कोई एक कंपाउंड है। डे टू डे लाइफ में से जो हम लोग जिसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हम लोग शुगर को क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट करते हैं। तो जो शुगर केन का जूस बनता है, मतलब ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, लेकिन शुगर केन का जूस बनता है तो क्या है कि शुगर केन के जूस में वाटर है, शुगर है, लेकिन और बहुत ढेर सारे सॉल्युबल मिनरल्स हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं शुगर को बेसिकली अगर मान लो सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व होता है तो एक तरीका है एवोपरेशन। ठीक है, लेकिन हम एवोपरेशन करेंगे तो दो तरह की समस्याएं हो जाती हैं। एक तो एवोपरेशन में शुगर जैसी चीज के साथ क्या समस्या है, एवोपरेट करोगे तो शुगर में चारिंग हो जाएगी, क्योंकि जब सारा पानी उड़ जाएगा तो जो शुगर होगी वो एयर के से रिएक्ट करके मतलब वो जो कार्बन बना लेगी, कोक हरे वो नहीं कैरामल बोलते हैं, भूरे भूरे रंग की शुगर हो जाती है। तो एक तो इसलिए हीट नहीं कर सकते ज़्यादा, और दूसरी बात ऑब्वियसली हीट करने में पैसा लगता है ज़्यादा हीट करने में। तीसरी बात क्या है कि मान लो अगर मैं शुगर को प्रेसिपिटेट कराऊंगा तो शुगर के साथ साथ शुगर के जूस में अन्य भी तो सॉलिड्स हो सकते हैं, या मान लो जिस भी मिक्सचर को हम लिक्विड में जिस भी चीज़ को मैं प्रेसिपिटेट करना चाह रहा हूँ उसके अलावा दूसरे सॉलिड भी हो सकते हैं। जब एवोपरेशन कराऊंगा तो लिक्विड उड़ जाएगा तो सारे सॉलिड ही क्रिस्टलाइज कर जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास शुगर केन का जूस है उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट करके हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, धीरे धीरे के पानी उड़ाते जाते हैं और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। अब जब वापस उसको कूल करते हैं तो चूंकि सॉल्युबिलिटी शुगर की टेम्परेचर घटने पे घटती है, जितनी एक्स्ट्रा शुगर होती है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा तरीका नहीं हुई, काफ़ी ढेर सारी शुगर लिक्विड में छूट जाएगी, लेकिन अच्छी बात है कि उस शुगर के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, बिकॉज शुगर तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। बाकी सारी इम्प्योरिटीज जो हैं या दूसरे मिनरल्स जो हैं बेसिकली, या अन्य कोई दूसरा केमिकल हो जो कि इम्प्योरिटी हो, वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेगा, तो ये प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। सारा नहीं रिकवरी है। क्रिस्टलाइजेशन की बुराई क्या है कि इसमें रिकवरी 100% नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ चीज़ तो सोल्यूशन में छूट ही जाएगी। जैसे हम लोग शुगर में कहते हैं मोलासेस बन गया, जिसको सीरा होता है, तो कुछ चीनी तो पानी में छूट ही जाएगी, लेकिन जो मुझे चीनी मिलेगी नीचे प्रेसिपिटेट होकर के वो प्योर शुगर मिलेगी। ठीक है ना। तो इन्होंने बताया है, जो इन्होंने लाइन लिखी कि
जो मेरा इम्प्योर कंपाउंड है उसमें से जो मेरा डिजायर्ड सब्सटेंस है जिसको मैं प्योरीफाई करना चाह रहा हूँ, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर बट एप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा करके उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कूल करते हैं तो प्योर कंपाउंड की फिर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, इसलिए इट क्रिस्टलाइजेज आउट और उसको फिर हम लोग फिल्ट्रेशन करके रिमूव कर लेते हैं। द फिल्ट्रेट मदर लिक्विड यानी कि जो पीछे बचा लिक्विड है कंटेन्स इम्प्योरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे मेरे पास जो सीरा बचेगा, मोलासेस बचेगा, उसमें थोड़ी सी शुगर रह जाएगी और जो भी इम्प्योरिटी होंगी वहां आ जाएंगी। इफ द कंपाउंड इज हाईली soluble in one solvent and very little soluble in another solvent, crystallization can be satisfactorily carried out in a mixture of these solvent। ठीक है, कई बार mixture of solvent भी यूज होते हैं। impurities which impart color to the solution are removed by absorbing over activated charcoal। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास बोन चारकोल होता है जिसके थ्रू पास कर देने से वो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम नेसेसरी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग impurities of comparable solubility। तो मैंने क्या कहा कि जब मैं क्रिस्टलाइजेशन कराऊंगा तो शुगर अलग हो जाएगी और इम्प्योरिटी सोल्यूशन में रह जाएगी। लेकिन मान लो सोल्यूशन में कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जो शुगर से तो लेस सॉल्युबल है, अगर शुगर से ज़्यादा सॉल्युबल होगी तब तो हमेशा वही पहले प्रेसिपिटेट करेगी। जो शुगर से तो लेस सॉल्युबल है या मेरे डिजायर्ड प्रोडक्ट से लेस सॉल्युबल है लेकिन दोनों ही एप्रिशिएबली सॉल्युबल है। जैसे मान लो मैं नंबर्स में बात करूं तो मान लो क्या कहते हैं, एक की सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम इन 1 लीटर और दूसरी चीज की सॉल्युबिलिटी है 80 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो हम जब बार बार क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो चूंकि एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा और जब ठंडा करेंगे तो ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो मान लो टू बिगिन विद मैंने 60% ए 40% बी से शुरू किया, जो प्रेसिपिटेट मिलेगा क्रिस्टलाइजेशन के बाद वो 60-40 है 70-30 मिल जाएगा। फिर उसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो 80-20 मिल जाएगा। ऐसे मल्टीपल क्रिस्टलाइजेशन करके उनको यूज कर सकते हो। तो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह का सवाल आ सकता है अगर मान लो दो चीजों की सॉल्युबिलिटी नियरली इक्वल है, मतलब दोनों ही एप्रिशिएबली सॉल्युबल हैं, तो उनको कैसे सेपरेट आउट करोगे, तो उनको फिर मल्टीपल क्रिस्टलाइजेशन से करेंगे। अच्छा, तो डिस्टिलेशन में भी इसी तरह से दो चीज बातें होती थी। तो जो बेसिक डिस्टिलेशन का प्रोसेस था वो हम लोग कहते थे तब यूज करते हैं जब दो चीजों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, तो सामान्य रूप से डिस्टिलेशन करते हैं, ए और बी को लिक्विड में रख करके वो ऑपरेट करते हैं। ये फिगर 12.5 वाला डायग्राम हो गया, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए और बी को लिक्विड में रख करके वो ऑपरेट करेंगे। वेपर में मेनली ए ही जाएगा बिकॉज 25 डिग्री बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है और उसकी वेपर जो होगी कंडेंस होकर के मुझको राइट साइड में जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज का एग्जैक्ट नंबर बता दें 25 डिग्री सेल्सियस से कम, कहीं साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, उन्होंने पता नहीं बुक में लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ होता है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो लेकिन करीब करीब 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। क्योंकि जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो इतना ज्यादा क्लोज हो जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यूजफुल नहीं रह जाएगा। फिर क्या करेंगे अभी आगे चल करके बताएंगे। ठीक, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से कम और 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरह से देखा जाए तो वही मल्टीपल, जैसे पहले क्रिस्टलाइजेशन वाली बात कर रहे थे ना, वैसे ही मल्टीपल स्टेजेस ऑफ डिस्टिलेशन है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो तरीके का काम करते हैं। एक देखो 12.6 हो गया, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं यूजिंग अ पैक्ड कॉलम। ठीक है, पैक्ड कॉलम क्या चीज होती है, एक ये देखो कॉलम है जिसके अंदर ग्लास की बीड पड़ी होती है। ठीक है, तो ग्लास की बीड होने की वजह से क्या होता है जब लिक्विड यहां से एवोपरेट करके ऊपर चलेगा तो जैसे ग्लास की बीड के कांटेक्ट में आएगा वैसे वो पार्शली कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस होने में हमेशा क्या होगा, मान लो ए और बी दो लिक्विड हैं। ठीक है, जिसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, उल्टा ले लेते हैं, ए को ज्यादा वोलेटाइल ले लेते हैं। ए का बॉइलिंग पॉइंट 70, मतलब एसीटोन और वाटर है, ए का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, वाटर ले
क्यों अरे चलो 25 से कम लेना चाह रहे थे, चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो चलो मान लो एक का 80 है, दूसरे का 100 है, या एक का 70 है, दूसरे का 90, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ए और बी ले लिए, ए ज़्यादा वोलेटाइल है, बी कम वोलेटाइल है। तो मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी 50-50 थे, तो जब मैं एवोपरेशन करूंगा तो जो वेपर उठेगी उस वेपर में ए 60 होगा, बी 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिवली ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो जैसे ही एवोपरेशन हुआ वैसे ही थोड़ा प्योरिफिकेशन हो गया। प्योरिटी कोई 100-0 नहीं है ना, 50-50 के कंपेरिजन में 60-40 ज्यादा है, वो है। अब जब ये 60-40 की जब वेपर ऊपर जाएगी और ग्लास बीड पे जाके टकराएगी तो ग्लास बीड में कुछ पार्शियल कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन किसका होगा? बी का हमेशा ज्यादा होगा। अगर मान लो 60-40 का मिक्सचर है तो जो चीज कंडेंस होगी उसमें बी 40 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, और जो वेपर फेज में चीज रह जाएगी उसमें ए 60 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। अरे भाई 60-40 का मिक्सचर था, उड़ा ऊपर, तो अगर लिक्विड में बी ज्यादा कंडेंस हो रहा है तो वेपर में ए ज्यादा हो जाएगा ना भाई, या तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ता, तो ये भी 60-40 होता, ये भी 60-40 होता। अगर लिक्विड में बी का ज्यादा प्रेसिपिटेट होने का, कंडेंस होने की टेंडेंसी है, कंपैरिजन में बी ज्यादा लिक्विड में जा रहा है तो ए की वेपर ज्यादा एनरिच होगी। तो इस कॉलम में क्या होता है कि जैसे मान लो नीचे लिक्विड 50-50 का है, तो यहां पर जो फ्लास्क है उसमें वेपर 60-40 की होगी, थोड़ा ऊपर चल करके देखेंगे तो वेपर 70-30 की होगी, थोड़ा और ऊपर चल करके देखेंगे तो 80-20 की होगी, थोड़ा और ऊपर चल करके देखेंगे तो 90-10 की होगी। और फिर मैं जितना लंबा कॉलम लगाता चला जाता हूं उतना ही प्योर कंपोनेंट मुझे ऊपर मिलता चला जाता है, ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा था, ये बात मैंने थोड़ी सरल सी कर दी, इसको हम बोलते हैं 2 कंपोनेंट डिस्टिलेशन, ठीक है। जहां पे खाली ए और बी दो चीजें थी। रियल लाइफ में मल्टी कंपोनेंट, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो उसमें मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। नीचे से पेट्रोलियम को जब इवेपोरेट करते हैं तो सबसे ऊपर गैसेस आ जाती हैं, उसके नीचे पेट्रोल आ जाता है, उसके नीचे केरोसिन आ जाता है, उसके नीचे डिस्टिलेशन तो हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हॉट है, ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा कोल्ड है। तो सबसे ऊपर गैसेस मिलेंगी, फिर उसके बाद गैसेस से कम वोलेटाइल जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे मान लो सबसे ज्यादा, मान लो मैं पेट्रोलियम का एग्जांपल लूं तो नेचुरल गैस तो लिक्विड ही नहीं बनेगी, ठीक है। फिर जब ऊपर से थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां पे पेट्रोल तो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन बाकी जो नीचे की चीजें केरोसिन, डीजल, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे, वो पहले लिक्विड बन गए होंगे। तो बेसिकली क्या हो, नीचे सारी चीजें उठी, सबसे पहले डीजल लिक्विड बन जाएगा, थोड़ा ऊपर जाकर के केरोसिन भी लिक्विड बन जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाकर के पेट्रोल लिक्विड बन जाएगा, और सबसे ऊपर गैस बाहर निकल जाएगी। तो जो गैस ऊपर तो मिल जाएगी, नंबर 1 टॉप लेवल पे क्या होगा, पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि वहां तक केरोसिन और ये डीजल पहुंचे नहीं है, और पेट्रोल में जो गैस है वो वहां रुकी नहीं क्योंकि ऊपर भाग गई, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर गैस, फिर उसके नीचे पेट्रोल, पेट्रोल के नीचे देखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डीजल यहां तक पहुंचा नहीं है, और पेट्रोल और जो गैस है वो अभी कंडेंस नहीं हुआ, अभी वो वेपर फेज में, ऊपर कंडेंस होंगे जाकर पेट्रोल, ठीक है ना। तो उसे अलग अलग लेयर पे अलग अलग चीजें कंडेंस होती हैं। ये जो कॉलम बनाने का तरीका है इसको बोलते हैं पैक्ड कॉलम, क्योंकि इसमें हम लोग सिंपल एक कॉलम लेकर के ग्लास बीड भर के कर लेते हैं। इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं बबल प्लेट कॉलम। देखो ये 12.7 में 2 डायग्राम बनाए, पैक्ड कॉलम और बबल प्लेट कॉलम, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो हर प्लेट है बबल प्लेट कॉलम की, तो पहले बबल प्लेट कॉलम समझते हैं, फिर पैक्ड कॉलम समझते हैं। जो हर प्लेट है बबल पैक्ड कॉलम की, ये एक तरह की थ्योरेटिक, एक तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो मतलब जैसे मैं पहले बोल रहा था, नीचे वाले से मान लो 60-40 की वेपर आई, तो यहां से जो अगली वेपर जाएगी वो 70-30 की होगी, आप 65-25 की होगी, जो भी 35 की होगी, इस तरह से ऐसे हर लेवल पे कुछ कॉम्पोजिशन चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो
ये इन्होंने एक ही लाइन बताई, थ्योरेटिकल प्लेट का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो बबल कॉलम है उसमें तो मान लो मेरे पास 10 प्लेट्स हैं, ठीक है ना, और उसमें कुछ सेपरेशन हो रहा है, ठीक, और मैं एक दूसरा पैक्ड कॉलम बनाऊं, ठीक है, जो कि मान लो 20 मीटर ऊंचा है और उसमें भी एग्जैक्टली सेम सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 20 मीटर का कॉलम है उसमें सेम सेपरेशन हो रहा है जैसे 10 प्लेट्स पे हो रहा था, तो इसका मतलब हर 2 मीटर के कॉलम में करीब करीब उतना सेपरेशन हो रहा होगा जितना एक प्लेट पे हो रहा था। तो बबल कॉलम में क्या हो जाएगा, एक प्लेट पे क्या हो जाएगा 50-50 घुसा तो 55-45 हो गया, और इधर पैक्ड कॉलम में क्या हुआ कि 2 मीटर चला तो क्या हुआ 50-50 वाला 55-55 हुआ। तो जो 2 मीटर की पैकिंग है उसको हम कह देंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 थ्योरेटिकल प्लेट, ठीक है। इस तरह का दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, पर आइडिया वही है कि हमारे पास मल्टीपल कंडेंसेशन एंड डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, एवोपरेशन हो रहे हैं, और हर कंडेंसेशन एंड एवोपरेशन में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर फेस में एनरिच हो जा रहा है, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो लिक्विड फेस में एनरिच हो जा रहा है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट है वो क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन में आ गया, एग्जाम्पल के रूप में आ गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या आया, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है, सपोज करो हम लोगों ने साबुन बनाया, ठीक है। तो मेरे पास NaOH का सोल्यूशन था, NaOH का सोल्यूशन को मैंने उसमें सोप के साथ मिक्स किया तो सोप बन गया। अब सोप के साथ जो लिक्विड बनेगा उसमें ग्लिसरॉल बन जाता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल के साथ साथ जो ऑब्वियसली जैसे ऐसा तो होगा इसमें नाप करके एग्जैक्ट साबुन डाला है, जो साबुन होगा जो अल्कली होगा वो भी आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग ग्लिसरॉल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब समस्या क्या है कि ग्लिसरॉल जो है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है। तो जब लिक्विड बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं तो एक तो टेम्परेचर समस्या क्या है कि चीज़ों को 300 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो। इसमें दो समस्याएं आ जाएंगी, एक तो 400 डिग्री सेल्सियस हीट करना अपने आप में मुश्किल बात है, दूसरी चीज़ बात है 400 डिग्री सेल्सियस पे फिर वही चारिंग या डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि वो एयर के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना ले, या खुद अपने आप में कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो डिकम्पोज हो जाए। तो ये जो डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर है, ये साइड में देखो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लो कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो डिकम्पोज के बगल में एक और वर्ड भी लिख लो, चारिंग, ठीक है। चाहे चारिंग भी एक तरह का डिकम्पोजिशन ही, हवा से रिएक्ट करके हो रहा, बस खाली ये अंतर है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल डिस्टिलेशन करेंगे तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जिस चीज़ को मैं एक्चुअली बनाना चाहता था, बिकॉज वो डिकम्पोज हो जाएगी, चार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे तो चार्जिंग हो जा रही है, तो दूसरा तरीका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट कम कर लिया जाए। बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम करेंगे, प्रेशर घटा करके। हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब प्रेशर जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। अब लेकिन मान लो 1 एटमॉस्फेयर की बजाय तुम अपना किसी तरह से वैक्यूम पंप लगा करके 0.1 एटमॉस्फेयर पे काम कर लो, तो बॉइलिंग पॉइंट जिस चीज का 300 डिग्री सेल्सियस है वो घट करके 70 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और 70 डिग्री सेल्सियस पे चारिंग के डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने वही बता दी कि कोई वाटर पंप या वैक्यूम पंप लगा करके प्रेशर घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाटर पंप क्या है, मैं छोटी सी चीज़ बता दूँ, हम लोगों ने भी फ्लूइड का चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब फ्लूइड फ्लो करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसकी प्रेशर एनर्जी घट जाती है, यानी इसका प्रेशर घट जाता है। तुमने देखा होगा कि जैसे जो मच्छर मारने वाली दवा छिड़कने वाली मशीन आती थी, उसमें नीचे मच्छर मारने की दवा नीचे लिक्विड में रखी होती थी, लेकिन जब हम पंप करते हैं, पिचकारी में जैसे होता है, जब हम पंप करते हैं तो जब जेट के फॉर्म में हवा निकलती है तो वो सक करके उस लिक्विड को ऊपर खींच लेती है। वो क्यों हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई गई तो प्रेशर
घट गया। तो वाटर पंप एक ऐसे तरह का पंप होता है जिसमें एक वाटर का जेट होता है जो सक्शन क्रिएट करता है, जिससे प्रेशर लोअर हो जाता है। तो वाटर पंप यूज होगा टिपिकली, जैसे मुझे मान लो 0.9 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए या 0.98 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए, थोड़ा प्रेशर घटाना है तो वाटर पंप यूज कर लेंगे। और मान लो मुझे 0.1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए तो फिर वाटर पंप इतना वैक्यूम नहीं दे सकता, तो फिर उसके लिए वैक्यूम पंप अलग से यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। स्टीम डिस्टिलेशन जो है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, तो क्या मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ ना, पूरा नहीं। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक मिक्सचर है A प्लस बी का, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब वाटर इंसॉल्युबल हैं, लेकिन जैसे मान लो एग्जांपल जो उन्होंने शायद बुक में लिया है वो देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का है। ठीक है, ऐसा यही एग्जांपल है बुक में, देखो चलिए किसका है, aniline is separated by this technique from aniline water mixture. चलो सबसे लास्ट में स्टीम डिस्टिलेशन। Aniline is separated by this technique from aniline water mixture. अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, चलो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो बताते हैं। जो उन्होंने एग्जांपल दिया अपनी समस्या है, मेरे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब हमको मालूम है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ रखी है कि पैरा में जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इसका लो होगा। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं डिस्टिलेशन कर लूं, लेकिन उसके लिए बहुत हीट करना पड़ेगा, जो फिर चारिंग जैसी समस्या हो जाएंगी, बहुत अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन कर लूं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, लेकिन उसमें समस्या क्या कर है कि वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा। तो मोर और लेस वैक्यूम पंप लगाए बिना वैक्यूम पंप वाला काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इस चीज में स्टीम मार दूंगा। ठीक है, पक्का। तो स्टीम की गर्मी की वजह से ये लोग गर्म होकर के एवोपरेट करने लगेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो लिक्विड है यहां पर दो फेज हो जाएंगी, क्योंकि जी वाटर इनसॉल्युबल है तो वाटर अलग हो जाएगा और जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मिक्सचर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी 12th में जाकर के सोल्यूशन में एक चैप्टर पढ़ेंगे कि अगर मान लो मेरे पास दो मिक्सिबल सिस्टम हो, एक 1 और 2, ठीक है, तो जो इनका यहां पर वेपर प्रेशर होता है वो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, लेकिन ये बात कब ट्रू है, जब मिक्सिबल सिस्टम हो। जब इमिक्सिबल सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपना अलग ऑपरेट करेगा, 2 अपना अलग ऑपरेट करेगा। तो इमिक्सिबल सिस्टम में जो प्रेशर हो जाता है वो P1 नॉट प्लस P2 नॉट हो जाता है, और जब ये 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब मान लो मेरे पास प्योर वाटर होता और मुझे 100 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ता तब बॉइलिंग होती, और प्योर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता तो मुझे 120 डिग्री या जो भी टेम्परेचर होता उतना हीट करने पे बॉइलिंग कर हो जाती। जब दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे तो मान लो वाटर मेरा 70 डिग्री पे ही वाटर का वेपर प्रेशर कुछ हो जाएगा 0.6 एटमॉस्फेयर और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का हो जाएगा 0.4 एटमॉस्फेयर। तो यहीं पे बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि मुझे 100 डिग्री तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वाटर बॉइल करे, क्योंकि P1 अपना अलग वेपर में जा रहा है, P2 अलग वेपर में जा रहा है। जब P1 नॉट प्लस P2 नॉट की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर हो गई तो बॉइलिंग होने लगेगी। बॉइलिंग होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक तो वाटर तो स्टीम है ही है उस फॉर्म में, और दूसरी इन दोनों में से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो भी वेपर फेज में चला जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों में से वो रिलेटिवली
ज्यादा क्या कहते हैं वोलेटाइल है, मतलब अगर वोलेटिलिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो पैरा नाइट्रोफेनॉल बिल्कुल नहीं जाएगा, और मान लो डिफरेंस थोड़ा कम है तो भाई ऐसा हो जाएगा 2-4% चला भी जाएगा, लेकिन मेनली जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वही जाएगा। तो जो मेरे पास यहाँ पे वेपर निकलेगी वो वेपर क्या हो जाएगी, मतलब वाटर इन द सेंस स्टीम प्लस ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का मिक्सचर हो जाएगी, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। और फिर जब इसको कंडेंस करेंगे तो फिर आसानी लाइफ में, क्यों, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पानी तो आपस में मिलते नहीं है, तो पानी को अलग कर लेंगे, जैसे वो एक्सट्रैक्शन करते थे ना, सेपरेटिंग फनल में डाल करके तैयार करके एक चीज ऊपर आ जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, नाइट्रोफेनॉल को पानी से अलग कर लेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल वहां ऊपर चला जाएगा, और ऑब्वियसली ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल अगर उस साइड एनरिच हो गया तो जो यहां नीचे लिक्विड मिलेगा उसमें थोड़ा सा वाटर आ जाएगा और प्लस पैरा नाइट्रोफेनॉल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वाटर के प्रेशर को यूज करके एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर दिया। तो एक तरीका क्या था, जैसे मान लो यहां पर 70 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का प्रेशर खाली 0.4 था, ठीक है, मैंने 0.6 वाटर यूज करके टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर लिया, इसलिए 70 डिग्री सेल्सियस पे ही वो एवोपरेट कर गया, ठीक है। वीडियो बंद करो। तो अब जरा देखते किताब में उन्होंने क्या लिखा है, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। तो स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि जब उसके ऊपर स्टीम पास करें तो ऐसा भी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि स्टीम पास करने पे भी एवोपरेट नहीं होंगे, ठीक है ना, एवोपरेट हो जाए स्टीम पास करने पे, और पानी जब स्टीम में जाकर के बाद में उसको कंडेंस कराऊं तो पानी के साथ मिक्स ना हो, सेपरेट हो जाए, तो मुझे नई समस्या आ जाएगी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और वाटर को कैसे रिमूव करूं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इन स्टीम जनरेटर स्टीम फ्रॉम इन स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम फ्रॉम अ स्टीम जनरेटर इज पास थ्रू अ हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, द मिक्सचर ऑफ अ स्टीम एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड। ये सारी बातें हो गई, ठीक है, ये सारी बात हो गई जब प्रेशर P1 प्लस P2 हो जाएगा, और चूंकि P1 लेस देन P है, टोटल P जो कि 1 एटमॉस्फेयर है, इसलिए लिक्विड लोअर टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा। ये सारी बात हो गई। अब मेरी जो इनसे शिकायत है वो ये है कि इससे हम एनिलीन और वाटर का मिक्सचर नहीं सेपरेट कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि एनिलीन और वाटर का मिक्सचर वैसे ही सेपरेट हो जाएगा, एनिलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जाकर के पढ़ लेना। अब क्या करते होंगे इसमें, जहां तक मेरे हिसाब से, कि एनिलीन मान लो अपनी तमाम तरह की इम्प्योरिटी के साथ है। मान लो मेरे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एनिलीन सपोज करो नाइट्रोबेंजीन के साथ है, तो एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, नाइट्रोबेंजीन का ज्यादा है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है, मान लो जो भी किसी चीज के साथ है, एनिलीन है और कोई एक और कंपाउंड है जो कि एनिलीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है। अब जब मैं इसमें स्टीम पास करूंगा तो एनिलीन स्टीम के साथ अलग आ जाएगी, और फिर वो जो मुझे एनिलीन वाटर मिक्सचर मिलेगा उसमें एनिलीन अलग कर लेंगे और वाटर अलग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम्पल में बुरी बात वही होगी, देखो शुरुआत में इन्होंने लिख दी कि जो भी चीजें सेपरेट करनी है दे शुड बी इमिसिबल विद वाटर, और लास्ट में फिर कह रहे हैं एनिलीन और वाटर मिक्सचर सेपरेट करना है। तो अगर एनिलीन वाटर इमिसिबल है तो वैसे सेपरेट हो गया, फिर तो करने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ज्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो चीज हो गई वो तकरीबन एक्सट्रैक्शन जैसी चीज हो। जैसे एक मिनट रुक जाओ भाई, ये दिखा दें, इन्होंने फिगर 14.8 बना दिया, ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है। तो बेसिकली कुछ नहीं, देखो जैसा डिस्टिलेशन होता था वैसा ही डिस्टिलेशन था। साइड में मैनोमीटर लगा करके दिखा दिया कि कोई वैक्यूम पंप लगा होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है, ये दिखा दिया। और ये नीचे क्या दिखा रहे हैं, स्टीम डिस्टिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला फ्लास्क है, स्टीम जनरेटर है, इसमें पानी भर करके स्टीम बनाई। वो स्टीम जब मैंने कंपाउंड के थ्रू पास करी तो स्टीम इस लिक्विड के थ्रू बबल करके निकलेगी। साथ में अगर मेरा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल का मिक्सचर है तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को भी एवोपरेट कर ले जाएगी, और जब वो वेपर को मैं कंडेंस कराऊंगा तो देखो पानी तैयार करके ऊपर आ जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल नीचे आ जाएगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो डेंसिटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है
जैसे मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है जो कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, हाँ? और उसके साथ कोई एल्डिहाइड है, वो भी वाटर सॉल्युबल है। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों में वाटर के साथ अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी, मतलब वैसे डिपेंड करता है चेन लेंथ कितनी लंबी है, पर मान लो सेम चेन लेंथ के कंपाउंड, मान लो मेरे पास से एथेनॉल है और एथेनल है, या प्रोपेनॉल है और प्रोपेनल है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल में चूंकि OH ग्रुप है इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, प्रोपेनल में चूंकि OH ग्रुप नहीं है इसलिए सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर मान लो मेरे पास प्रोपेनॉल और प्रोपेनल हैं और ये पानी में मिले हुए हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में बन करके निकले, पानी में मिले हुए हैं, तो इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, तो एक तरीका ऑब्वियसली यही है कि डिस्टिलेशन कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पूरे मिक्सचर को बेंजीन के साथ कांटेक्ट में ले आएं। तो क्या हो जाएगा, जैसे इन्होंने देखो फिगर 12.10 में दिखाया कि मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और मैं उसको बेंजीन जैसा किसी सॉल्वेंट के साथ एक सेपरेटिंग फनल में रखूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो प्रोपेनल है जो वाटर में रिलेटिवली लेस सॉल्युबल है, वो धीमे से वाटर से निकल करके बेंजीन वाली लेयर में चला जाएगा, ठीक है। और प्रोपेनॉल क्योंकि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है इसलिए वो एक्वस लेयर में रह जाएगा। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, दो लेयर मिल गई, एक जिसमें एथेनॉल प्रोपेनॉल और वाटर है, और दूसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर हो गई जिसमें प्रोपेनॉल और बेंजीन है। अब बेंजीन की अच्छी बात क्या है कि काफ़ी लो वोलेटाइल है, तो अब इसको डिस्टिलेशन से रिमूव करना आसान है। तो मेरे पास मान लो प्रोपेनल और बेंजीन का मिक्सचर होगा, उसको बड़े आराम से डिस्टिलेशन से रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से जो मेरा काम है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कहलाता है। बड़ी लंबी सी बात लिखी, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा मेरे पास समय नहीं, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट में आकर के एक छोटी सी बात ये कह दी कि ये जो पूरा प्रोसेस था ये एक तरह का बैच प्रोसेस था। बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होते हैं मालूम है, एक बर्तन लिया, एक सामान डाला, दूसरा सामान डाला, हिलाया, फिर दोनों को सेपरेट किया, ये एक काम निपटा दिया, ठीक है। ये बैच प्रोसेस है। लेकिन रियल लाइफ में किसके पास टाइम है कैसे ये काम बार बार करे, तो मैं क्या करूंगा, इंडस्ट्री में ये काम कंटिन्यूस प्रोसेस में होता जाएगा। यानी कोई बड़ा सा रिएक्टर होगा, उसमें ऊपर से बेंजीन घुस रही होगी, नीचे से मिक्सचर घुस रहा होगा, और कुछ कुछ होकर के एक लेयर में बेंजीन और प्रोपेनॉल अलग निकल जाते होंगे और दूसरी लेयर में प्रोपेनॉल और वाटर अलग निकल जाते होंगे, फिर आगे उनका डिस्टिलेशन हो जाता है। लास्ट टेक्निक जो यहाँ पे आई वो क्रोमैटोग्राफी आई, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी वैसे तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाली बात है। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आइडिया क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक फिल्टर पेपर हो जिसमें मैं एक डॉट लगाऊं रेड इंक का और एक डॉट लगाऊं ब्लू इंक का, और इस मिक्सचर को किसी पेट्री डिश में या किसी कटोरी में या तो पानी रख लूं, और प्रेफरेबली अगर और अच्छा चाहूं तो एसीटोन रख लूं, ऐसे किसी सॉल्वेंट को रख करके उसमें खड़ा करके रख दूं। तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के वाटर में ऊपर चढ़ेगा। अब जब वाटर में ऊपर चढ़ेगा तो वो अपने साथ डिजॉल्व करके इस रेड इंक और ब्लू इंक को भी ऊपर लेकर के जाएगा। लेकिन चूंकि पेपर के साथ एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी सॉल्वेंट की कम है और रेड इंक और ब्लू इंक की भी बराबर नहीं होगी, कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा कोई कम एब्जॉर्ब होगा, तो सबसे आगे आगे सॉल्वेंट भागेगा, उसके पीछे कोई एक कंपोनेंट ए भागेगा, उसके पीछे कोई दूसरा कंपोनेंट बी भागेगा। तो मैं उसको इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ कि मान लो मेरे पास एक कोई कॉलोनी हो जिसमें दोनों तरफ ढेर सारे लंबे मकान हो, ठीक है, और इस कॉलोनी के एक कोने पर ए और बी दो बच्चे खड़े हों, ठीक है। मैं उनका टीचर हूँ, मैं उनको पकड़ूं और ले करके कॉलोनी के थ्रू इस पार से उस पार ले करके जाना, मैं चलो भाई चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो मेरे पीछे पीछे चलने लगेंगे बिकॉज मेरा असर है। लेकिन उन लोगों के उस कॉलोनी में तमाम दोस्त हैं। एड्जॉर्प्शन क्या है कि जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है वो पेपर के साथ भी अट्रैक्टेड है, और ना सिर्फ तमाम दोस्त हैं बल्कि ए के दोस्त थोड़े कम हैं और बी के दोस्त थोड़े ज़्यादा हैं। तो मान लो जब तक मैं 40 मकान आगे चला हूँगा तब तक बी जो होगा वो 20 मकान पे होगा और ए 30वें मकान पे आ जाएगी, बिकॉज ए के खाली 2-4 दोस्त ही मिले होंगे और बी के 10-12 दोस्त मिले होंगे, तो बी ज़्यादा पीछे छूट जाएगा,
ए थोड़ा आगे आगे भाग जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो कोई एक कंपोनेंट आगे भाग जाएगा, कोई एक चीज पीछे हो जाएगा। इन्होंने ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये पेपर पे होती है। ऑब्वियसली ये तो हम लोगों को खाली एक्सपेरिमेंट कराने के लिए लैब में करा लेते हैं। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी चीज़ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो इन्होंने यहाँ पर लिख करके बताया फिगर 12.11 में, इसी से समझा देते हैं। इन्होंने क्या किया, नीचे ग्लास वूल लगा करके ब्यूरेट में एक एड्जॉर्बेंट भर दिया। ठीक है, ग्लास वूल इसलिए लगाया कि वो दानेदार चीज़ होती है वो छेद में से निकल करके ना चली जाए। ठीक है, और एड्जॉर्बेंट के ऊपर में क्या किया, एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ABC भर दिया और उसके ऊपर सॉल्वेंट डाल दिया। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से और एड्जॉर्ब होकर के वो सॉल्वेंट बह करके नीचे की तरफ आएगा और अपने साथ साथ AB और C को भी बहा करके नीचे ले करके जाएगा। लेकिन AB और C का एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग है। A सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है तो सबसे पीछे छूट गया, B थोड़ा आगे निकल गया, C थोड़ा और आगे निकल गया। अब यहां पर जैसे इन्होंने एक ब्यूरेट लिया है, इंडस्ट्री में ये एक ब्यूरेट ना होकर के छोटे छोटे ग्लास के सिलेंडर होते हैं। तो जैसे मान लो इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर रोक देंगे, डिसमेंटल करके C वाले सिलेंडर को अलग कर लेंगे, B वाले सिलेंडर को अलग कर लेंगे, A वाले सिलेंडर को अलग कर लेंगे। अब मेरे पास एक सिलेंडर में क्या चीज है, एड्जॉर्बेंट और A, एड्जॉर्बेंट और B और एड्जॉर्बेंट और C। और एड्जॉर्बेंट तो सॉलिड है तो हल्का सा गर्म करेंगे, A B और C इवेपोरेट हो जाएंगे और सॉलिड पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजों को सेपरेट करने के काम में आता है जहां पे समझ लो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है, डिस्टिलेशन जहां पे काम ना कर सके। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने इसके दो तरह के क्रोमेटोग्राफी कहीं। पहले कह रहे हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग बात कर रहे थे, दूसरी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में इन्होंने कहा दो तरीके की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी बता रहा हूँ वो एक तरह की थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। उसी क्रोमेटोग्राफी को करने का एक दूसरा तरीका क्या करते हैं, ग्लास की एक स्लाइड ले लेते हैं, ग्लास प्लेट जैसी, और उसके ऊपर एक सिलिका जेल एक चीज होती है जो कि एक तरह का एड्जॉर्बेंट होता है, उसको लगा करके सुखा लेते हैं तो एक थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल बन जाती है और फिर उसमें इसको बढ़ा आगे क्या कहते हैं एड्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी करके दिखा दिया। ऐसे ही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये वो पेपर वाला एग्जांपल कर दिया। जैसे मान लो मुझे पेपर से लाल इंक और ब्लू इंक अलग करनी हो तो इस तरीके से नीचे सॉल्वेंट भर के और लाल इंक और ब्लू इंक के सैंपल को एक साथ रख करके और अपना जो भी एड्जॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट या फिल्टर पेपर ऐसे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, जब सॉल्वेंट आगे आगे भागेगा तो जो अरे यार तो स्पॉट इनका एक ही बराबर हो गया। अच्छा ठीक है, इन्होंने तो खाली एक ही चीज रखी। अगर मान लो इसमें A और B दो चीजें होंगी तो A थोड़ा पीछे रह जाएगा, B थोड़ा आगे हो जाएगा। अब मान लो अगर जो पेपर है तो मैं पेपर काट करके A वाला हिस्सा अलग कर लूंगा, B वाला हिस्सा अलग कर लूंगा, सेपरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया RF फैक्टर का। RF फैक्टर एक तरह का पैरामीटर है जो मुझे बताता है कि कितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो RF फैक्टर कहते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट। तो जितना RF फैक्टर ज्यादा है इसका मतलब एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी उतनी कम है। जो ज्यादा एड्जॉर्ब हो जाएगा वो पीछे छूट जाएगा, उसका RF फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी उसके बाद और बातें करने लगे कि अगर मान लो कलर्ड कंपाउंड है तो तुमको आंख से देख के पता चल जाएगा कि A कहाँ पर और B कहाँ पर है। अगर मान लो कलरलेस कंपाउंड है तो जो कलरलेस कंपाउंड है वो कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अगर विजिबल नहीं को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो किसी अल्ट्रावायलेट लाइट को, किसी और लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो हम लोग उसको फिर UV लाइट वगैरह को यूज करके उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि एक दूसरी डिटेक्शन टेक्निक है कि हम प्लेट में थोड़ा सा आयोडीन के क्रिस्टल डाल देते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है आयोडीन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आयोडीन के कलर से पता चल जाता है कि स्पॉट कहाँ पर है। ठीक है, चलो ये बेकार बात, ये बता रहे हैं अमीनो एसिड वगैरह डाल करके भी वो कलर लाया जा सकता है।
अरे बाप रे। अब ये कह रहे हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, तो ये कह रहे हैं भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं है, तो मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में खाली वही ग्लास की प्लेट लेकर के उसके ऊपर सिलिका जेल लगा लो, उसको कहते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में कह रहे हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वही क्रोमेटोग्राफिक पेपर होगा जो कि बेसिकली फिल्टर पेपर टाइप की चीज़ होती है, जो कि अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। अब ये डायग्राम से समझा दें यार, वही पहले की तरह से नीचे सॉल्वेंट ले लिया गया और जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर था उसके नीचे सॉल्वेंट का जो मिक्सचर उसका स्पॉट लगा करके छोड़ दिया गया, और उसको स्टेबल सीधा खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मोड़ के सिलेंडर जैसा बना करके क्लिप लगा करके खड़ा कर देते ताकि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। अब धीरे धीरे वही सॉल्वेंट ऊपर उठेगा और जो उसके मेंबर्स हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, हैं भैया, ताकि हिले ना, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए ऊपर से, ये सर वो pivoted हैं। इसका भैया कार्डबोर्ड का कोई कारण पढ़ लेना इसमें ऐसा दिया नहीं हुआ, वो खाली ऐसे ढकने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो चीज बन करके तैयार होगी बेसिकली, इसको जब मैं उठा करके देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा कि कितनी दूरी तक मेरा सॉल्वेंट गया हुआ है, और फिर उसके बाद नीचे ए और बी या ए बी सी तीन जो मिक्सचर होंगे उनके डॉट दिखाई दे जाएंगे। ये जो चीज बन करके तैयार हुई इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो कहते हैं द पेपर स्ट्रिप सो डेवलप्ड इज नोन एज क्रोमेटोग्राम। द स्पॉट्स ऑफ सेपरेटेड कलर कंपाउंड आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इनिशियल स्पॉट, ठीक है। और फिर वह पहले की तरह से अगर कलरलेस कंपाउंड होंगे तो उनको अल्ट्रावायलेट लाइट में देख करके या अप्रोप्रिएट रिएजेंट स्प्रे करके देख लेंगे, और फिर उनकी वही लेंथ निकाल करके उनकी RF फैक्टर निकाल देंगे। इसके साथ हम लोग ये जो हो गया ये अपने फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन खत्म कर लिए। अगली क्लास में हम लोग इनकी टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो 12.9 वाला टॉपिक।